Hello friends, I am Atul Mahinde from Definite Success Classes, भोपाल। नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, नीट की प्रिपरेशन में क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया, आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है अक्षत लोहिया। अक्षत डेफिनेट सक्सेस क्लासेस में 11-12 के रेगुलर प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। नीट में आए चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अक्षत ने क्या किया, अक्षत किस तरीके से पढ़ाई करते थे और अक्षत के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए, उसी पर बात करते हैं अपन अक्षत से। वेलकम अक्षत एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। आगे बढ़ने से पहले अक्षत अपने बारे में कुछ बताएं। Hi everyone, I am Akshat Lohia. I scored 670 out of 720 and got an AIR of 2713. वेरी गुड अक्षत। Thank you, sir. अक्षत आप 11th और 12th में डेफिनेट सक्सेस क्लासेस के रेगुलर स्टूडेंट रहे Yes, हैं। sir. तो ये 2 साल की जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी, ये आपकी ऑब्वियस है बहुत अच्छी रही, क्योंकि यू हैव स्कोर्ड सो मच मार्क्स, 670 मार्क्स एंड वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, 11th में आप कैसे करते थे, 12th में आपने कैसे किया, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले तो 11th में हमारा ये टारगेट था कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सबसे अच्छे से क्लास कंसंट्रेशन से सुनना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ओके। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए तो घर जाके, ऑब्वियसली हम घर में ही थे उसमें, तो हमने उसको अच्छे से कंप्लीट करना है आज के आज ही, जो भी पढ़ा है अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। फिर प्रीवियस ही लगाना चाहिए और फिर जो हमारा वीकली टेस्ट आएगा उसके लिए हमें एक अलग सब्जेक्ट पैरेलल चलाना चाहिए। ये मेरा टारगेट था 11th में। अच्छा 11th में। हाँ। और 12th में आके क्या चेंज? 12th में ये जो पैटर्न है 12th के साथ ही चलेगा, बस इसमें 11th के जो पीछे के टॉपिक्स हैं वो साथ ही कंटिन्यू होंगे। वो साथ में कंटिन्यू किया आपने। अच्छा तो ये बताएं अक्षत की डेली बेसिस पर अपने को या बोले स्टूडेंट को कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, या मैं इस तरीके से पूछूं कि डेली बेसिस पर आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर डेली बेसिस पे तो मैं तो एक टारगेट फिक्स कर लेता था कि अब अच्छा। मैं बैठ रहा हूँ तो ये डीपीपी मेरी हो जानी चाहिए। अच्छा। उसमें 50-60 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स की फॉर एग्जांपल, तो उसको करने के बाद ही मैं उठूंगा। ओके। फिर उसको कर लिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट, ऐसे मैं अपने हर दिन का एक टास्क बना लेता था और उसको अप्लाई करता था। ओके ओके, मतलब टारगेट बेस्ड आप स्टडी करते थे, आवरली बेस्ड स्टडी नहीं करते थे। अच्छा तो कई बार ऐसा भी होता होगा अक्षत कि जो आपने टारगेट या टास्क रखा है वो पूरा नहीं हो पाता होगा। हाँ होता था। तो उस समय आप क्या करते थे, कैसे? उसके बाद मैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता था, अगले टारगेट जो मेरा अगले टाइम के लिए फिक्स किया था मैंने, मैं उस पर जुट जाता था। फिर अगर मेरे पास आखिरी में टाइम बचेगा तो फिर मैं इस पे आऊंगा। अच्छा ऐसा। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स की डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस की है, मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चंस हुए, है ना? तो वो 40 क्वेश्चंस के बाद आप थोड़ा सा रुक जाते थे। हाँ। फिर दूसरा बॉटनी सब्जेक्ट आपने लिया। हाँ। फिर बॉटनी कंप्लीट करने के बाद फिर से फिजिक्स के जो छूटे हुए उस पर काम करते थे। यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक बात है। अच्छा और ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है अक्षर, काफी सारे बच्चों को होता है, क्या एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या फिर मैं ऐसा पूछूं कि आप कैसा करते थे? आप सर हमारे एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स की क्लास होती थी, तो मेरा सबसे प्राइमरी टारगेट ये होता था कि आज जो पढ़ाया आज ही याद हो जाए। तो ये 2 सब्जेक्ट्स तो आज होने ही चाहिए। अब हमारी कोचिंग में क्या होता था, हाँ हमारी कोचिंग में हर वीकली टेस्ट होता था, मतलब हर वीक में एक टेस्ट होता ही था। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं एक 3rd सब्जेक्ट पैरेलली चलाता रहता था, ताकि उसके लिए भी मेरी प्रिपरेशन होती जाए। मतलब जो आज आपकी
क्लासेस में हुआ है वो सबसे पहले अपने को कंप्लीट हाँ। करना चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद टाइम आपके पास अगर बचा है या आप बचाते हैं तो जो वीकली टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक बात है। अच्छा, टेस्ट से बात आई तो आपने सारे टेस्ट दिए हैं, ये तो हमें मालूम है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, यू आर हार्ड वर्कर ऑल्सो, ये तो हमें मालूम है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा था, आप टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते थे और टेस्ट से क्या ऑब्जर्व करते थे, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर टेस्ट देते वक्त मेरा यही एम रहता था कि मेरा उस टाइम पीरियड में टेस्ट हो जाए, छूटे ना कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता था और आगे क्वेश्चन पे चला जाता था। ओके। और जब टेस्ट खत्म हो गया तो जो मेरी मिस्टेक्स आई मैं उनको एनालाइज करता था कि उस टाइम पीरियड में मेरे साथ क्या हुआ जिसलिए मेरे साथ ये मिस्टेक्स हो गई। ओके। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ओके। तो मैं उसको सोचता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या मैं टेंशन में था, क्या अच्छा। मेरा छूट रहा था अच्छा। पेपर, इसलिए मैं उस पे ध्यान देता था वेरी काफी। गुड, इतनी डीप एनालिसिस हाँ। करते थे। ऐसा कोई एक आध एग्जांपल याद है आपको जो मिस्टेक हुई हो और आपने वो मिस्टेक पकड़ी हो? सर ऐसा तो एग्जांपल मुझे याद नहीं है, बट मैंने लिख लिया था कि मेरे साथ कितनी बार हुआ है। अच्छा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे साथ 66 टाइम्स हुई थी। ओह। तो मेरा प्राइमरी एम यही था कि मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो भी नीट में एक हो गई। अच्छा। लेकिन वो मेरा एम था कि जब भी कैलकुलेट करूं तो थोड़ी सावधानी से करूं। अच्छा, क्वेश्चन के साथ और गड़बड़ाऊं नहीं। ये आपको मालूम है 66 टाइम्स हाँ। हुई कैलकुलेशन मिस्टेक? हाँ। वेरी नाइस अक्षर। रियली इट्स अ वेरी वेरी रिमार्केबल थिंग कि आप अपनी गलतियों को लिखते हैं और उसे कितनी बार हुई वो भी लिखें। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी मार्क्स की वजह से या कभी और किसी वजह से बच्चों में स्ट्रेस तो आता है, आपको भी आता होगा, है ना? तो उस स्ट्रेस को आप कैसे मिनिमाइज करते थे या उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलते थे, इस बारे में बताएं थोड़ा सा। सर सबसे पहले जब मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आए तो मैं सोचता था कि अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, इसकी मिस्टेक देखो और आगे के लिए प्रिपरेशन में जुट जाओ। ओके। एक दो आवर्स तो रहता था कि कम मार्क्स आए, प्रिपेयर किया, लेकिन फिर हो जाता था हम उसमें जुट जाते थे। ओके। और दूसरा ये कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो मैं फिर वॉक पे चला जाता था, पार्क में कहीं या ऐसे वॉक पे, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। चले जाते थे जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। जी सर। ये आपको कैसे पता लगा? ये हमारे सरफराज सर ने बताया था। अच्छा, सरफराज सर ने बताया। यस, बिल्कुल सही बात है। सरफराज सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कूल होना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, तो आप खुली हवा में जाइए घूमने। अच्छा, ये बताएं अक्षर कि आपके हिसाब से आपकी स्टडी के दौरान या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टूडेंट के लिए जिससे उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है? मतलब आपने किन फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बोलते हैं आपकी पढ़ाई के हिसाब से? सर सबसे पहले तो मेरा एम था कि डिसिप्लिन होना चाहिए। 11th में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे डिसिप्लिन के साथ करना है। अच्छा, डिसिप्लिन के साथ करना है। फॉर सपोज हमें एक डीपीपी मिली, हाँ, तो उस डीपीपी मुझे आज मिली तो मेरा एम होता था मुझे आज ही करना है। ओके, दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। हाँ। ओके। और दूसरा था कंसिस्टेंसी, मतलब मुझे डिसिप्लिन बना के रखना है आगे तक। यस, कंसिस्टेंसी। ओके। और तीसरा ये था कि जो भी हमारे टीचर्स हमें एडवाइस कर रहे हैं उससे अच्छे से मानना है, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, टीचर्स को फॉलो करना है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई एक आध चीज आपके साथ हुई हो जो आपने टीचर से शेयर की हो या टीचर ने आपको बताया हो? मेरा एक्चुअली सर बैकलॉग हो गया था 11th की फिजिक्स का लास्ट के चैप्टर्स में। ओके। तो मैंने रोहित सर से पूछा था, मैं फिजिक्स फैकल्टी से, तो उन्होंने कहा था अभी कोई बात नहीं, अभी जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको करो, क्योंकि बिल्कुल लास्ट के चैप्टर्स ही थे नहीं। तो मेरे मन में एक आ रहा था आइडिया कि मैं साथ साथ धीरे धीरे चलाता रहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, आखिरी में कोर्स खत्म होने के बाद टाइम मिलेगा तो उसमें ये चैप्टर्स कर लेना, अभी नहीं करना। ओके, तो आपने ऐसा किया? हाँ किया था सर। उस कारण मेरा 11th का जो फिजिक्स का बीच के जो चैप्टर्स छूट गए थे वो कंप्लीट हो गया और 11th का पैकेज भी खत्म हो गया। कंप्लीट हो गया। यस, एग्जैक्टली। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप टीचर्स की बात को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलता है, किसी भी उसका। बिल्कुल सही, आपने रोहित सर की बात मानी और आपको एडवांटेज मिला, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अक्षत, ये बताएं कि
आपने सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए क्या कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे, कोई टेक्निक इस्तेमाल करते थे, या ऐसा बोलूं कि क्या कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की है क्या आपने? अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है सर। अपना ही है? हाँ। कैसे बताएं थोड़ा फॉर सा। सपोज बॉटनी में तो हमारे सीनू सर ने बताया था कि रिकॉल मेथड से हमें करना चाहिए। आज हमें क्लास में जो पढ़ाया, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, फिर घर जाके विदाउट कॉपी बुक ओपन किए हमें सोचना है कि सर ने क्या पढ़ाया। अच्छा। तो वो एकदम से होता नहीं है, मुझे तो खैर 1.5 महीने लग गए थे इसमें फ्लो में लाने के लिए, क्योंकि दिक्कत होती थी, फिर लगता था इससे बेटर तो कॉपी खोल के, लेकिन फिर धीरे धीरे करते गए तो फिर समझ में आने लगा कि नहीं, ये बेटे से रिटेंशन अच्छा होता है। अच्छा होता है लास्ट तक, अगर ऐसा लगता नहीं कि भूल रहे। अच्छा, ये जिसे अपन ऐसा बोलते हैं कि जो लेक्चर चल रहा है, हाँ, उसी लेक्चर को आप दोबारा पिक्चोरियल फॉर्म में उसको रिकॉल कर लें। ये तो आप बॉटनी में करते थे। हाँ, ऐसा आपको सीनू जॉन सर ने बताया है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और बाकी केमिस्ट्री में तो सर मैं ऐसा करता था कि जो डे 1 में पढ़ाया है, आज फॉर सपोज डे 5 है उस टॉपिक का, हाँ, तो डे 1 का एक क्विक रिकैप में मान लेता था, क्योंकि केमिस्ट्री कई बार इंटरकनेक्टेड हो जाता था। तो उसके लिए मुझे ऐसा कहीं टाइम आगे ना लगे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कहाँ पढ़ाया था सपोज, तो मैं उस टॉपिक का डे 1 से जो पढ़ा है एक क्विक रिकैप मान लूं और फिर उस पे आगे आ जाऊं। अच्छा, ऐसा। केमिस्ट्री में मैंने रिकॉल मेथड अपनाई, लेकिन वो मैंने ऑर्गेनिक में अपनाई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो उसमें अगर रिटेंशन बढ़ गया, कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो ऑर्गेनिक फिर आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपने रिकॉल मेथड से ये एडवांटेज लिया। बहुत अच्छी बात है अक्षत। अच्छा अक्षत, ये बताएं कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, तो कई बार बच्चे पूछते हैं, इवन मेरे से भी पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपने एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैंने तो एनसीईआरटी सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री की पढ़ी। हाँ। उसमें बायोलॉजी का हमारे सीनू सर ने बताया था कि जो एनसीईआरटी के बोल्ड वर्ड्स हैं, या वो कुछ वो डिफाइन करना चाहता है, और ऑल, ओनली, ऑलवेज, नेवर, ये जो सेंटेंस कहीं भी आ जाए, इनको पहले हाईलाइट कर लो। अच्छा। कोई भी टेबल है एनसीईआरटी की, कौन से ऑल, ओनली, ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली, ऑलवेज, नेवर, इसको ये जहाँ पे वर्ड्स आते हैं इसको हाईलाइट कर लिया। वेरी गुड। फिर दूसरा उन्होंने कहा था टेबल, मैच द फॉलोइंग, जो एनसीईआरटी के पीछे बैक एक्सरसाइज में दिया है, जो डायग्राम्स है एनसीईआरटी के, उनको अच्छे से कर लेना है। तो ये हमारा प्राइमरी एम था कि एनसीईआरटी, क्योंकि ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन हमें हर टेस्ट में मिलते थे, और नीट में भी सेम टू सेम वैसे ही आया, क्योंकि उनका वही टारगेट होता था, टेबल, डायग्राम और बोल्ड शब्द, डेफिनेशन। तो ये मैंने बायो में अपनाया। केमिस्ट्री में मैंने बस ऐसे सेंटेंस पढ़ा, केमिस्ट्री में ऐसा कोई अलग से मैंने किया नहीं, बस केमिस्ट्री में जो मुझे लगा कि हाँ ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, या हमारे नोट में आया था जो हमें सर ने बताया, सेम लाइन वो एनसीईआरटी में दिख गई, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता था कि एक बार नोट से भी स्ट्राइक हो जाएगा माइंड में, और एनसीईआरटी भी जब पढ़ूंगा तो उससे भी स्ट्राइक हो जाएगा माइंड में। ओके, मतलब केमिस्ट्री में नोट्स कोई अच्छे से करे तो भी वो इनफ होते हैं। हाँ, काफी सफिशिएंट है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो एनसीईआरटी का कितनी बार आपने रिवीजन लिया? मैंने तो सर 12 बार किया, 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, अलग अलग 12 बार किया। हाँ, केमिस्ट्री की पूरी नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो टाइम नहीं हो पा रहा था। बायो की आपने की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 12 टाइम्स तो बहुत होता है। लगभग एनसीईआरटी याद हो गई होगी आपको? याद हो गई थी। वेरी नाइस, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड। अच्छा अक्षत, एक बात और बता कि क्या आपने कोई ऐसी फॉर्मूला बुकलेट या कोई ऐसी शॉर्ट नोट्स कॉपी या कोई एरर कॉपी, ऐसा कुछ बनाया क्या? बनाई थी सर। कैसे, क्या बनाया? सबसे पहले तो सर मैंने फॉर्मूला कॉपी बनाई थी, क्योंकि मैं रोहित सर ने कहा था कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, और जितनी जल्दी वो तुम्हें स्ट्राइक करेंगे उतनी जल्दी तुमसे क्वेश्चन हो पाएगा। तो मैंने 12th में स्टार्ट किया था फॉर्मूला बुक बनाना। 12th की अलग बनाई, 11th की अलग बनाई, और आखिरी तक साथ चलाया उसे। तो टफ रहता है टाइम मैनेज करने में उसमें, लेकिन मैंने उसमें सारे फॉर्मूले लिख दिए। और मैं लास्ट में जब एग्जाम आ रहा था, मई में था एग्जाम, तो अप्रैल में मैंने उसे 5 से 6 बार अच्छे से पढ़ लिया था। अच्छा। तो मुझे स्ट्राइक हो जाता था कि मैग्नेटिज्म का ये फॉर्मूला यहाँ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, हम इससे ऐसा निकाल सकते हैं, तो वो मैंने पूरा सफिशिएंट कर लिया था। बॉटनी में मैं सीनू सर ने कहा था कि हमें बस एक रिकॉल कॉपी
कॉपी बनानी है और एक एग्जाम्पल कॉपी बनानी है। तो वो एग्जाम्पल कॉपी मैंने बनाई थी और उससे मैंने गो थ्रू किया था। पूरी नहीं बन पाई थी वो, कुछ कुछ चैप्टर्स की बना पाया था मैं। ओके, बस मैंने इतना ही किया। केमिस्ट्री में मैंने नहीं किया, केमिस्ट्री में मैंने नोट्स पे मेन फोकस किया था। नोट्स पे मेन फोकस किया, बिल्कुल सही बात है। केमिस्ट्री में तो नोट्स सफिशिएंट उनका ही काफी टाइम से बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अक्षर। बहुत ही अच्छी बात अक्षर, आपके साथ इंटरेक्शन में बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे तरीके बताए कि स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे तो बेनिफिट होंगे। अच्छा, जो आने वाला एग्जाम है नीट, उसके लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो आपके मार्क्स धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। और जो भी आप टेस्ट देते हैं उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है। अगर आपने एनालिसिस नहीं की तो फिर मतलब नहीं, आप बस वहाँ गए प्रैक्टिस किया। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनालिसिस करते करते आप अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करेंगे। आपके मार्क्स सिली के कारण जो आप सिली मिस्टेक्स आपके मार्क्स जाते थे वो रिड्यूस होंगे। आपकी सिर्फ नॉलेज में मिस्टेक होगी और फिर धीरे धीरे आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। Very good, Akshay. Very good. It's a nice interaction. Thank you, sir. And thank you very much for Thank you, coming sir. here. Thank you, sir. And once again, best of luck Thank for you, your sir. future. Thank you, sir. And Akshat, always welcome here. आपसे मिलके हमेशा ही अच्छा लगता है. Always welcome here, Akshat. Thank you, sir. Till then, thank you very much, guys. Bye bye.